नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों आज की पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों डिलीवरी बॉयज जो होते हैं उनकी जिंदगी कितनी कठिन हो जाती होगी। कई बार अनजान गलियों में, अनजान घरों में लोग के ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उनको जाना होता है। नहीं पता होता है कि जो घर से उनका ऑर्डर लेने के लिए निकलेगा वो सामने वाला होगा कैसा, नॉर्मल ही होगा या फिर कोई अब नॉर्मल इंसान ही होगा, या फिर कोई सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, बचकाना लगा होगा। दोस्तों यह जो घटना है आज से कुछ साल पहले पंकज नाम के लड़के के साथ घटी थी। चलिए चलते हैं सन 2020 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। दरअसल शिमला के रशोल नाम के इलाके में रविंद्र नाम का लड़का रहा करता था। यह बहुत साल पहले चंडीगढ़ से यहाँ पर आया था अपने काम के सिलसिले में। यहाँ पर बढ़िया से सेटल्ड हो गया था, लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी। जब कभी भी चंडीगढ़ अपने गांव जाता, इसका गांव अमृतसर के पास कहीं था, जब कभी भी वहां जाता तो इसके आस पड़ोस के लोग, इसके दोस्त हमेशा इससे बात किया करते, यार वाओ तू शिमला में रहता है, इतना अच्छा काम करता है, कभी मौका मिले तो हमें भी बुला, हमें भी कुछ काम दिला दे। इतने बड़े शहर में रहना ही अपने आप में कुछ यूनिक बात होती है, हम भी चले जाएंगे तो पूरे खानदान में बताने को हो जाएगा कि देखो हम गए थे, शिमला रहे थे, वहाँ पर नौकरी किए थे। यह हमेशा सोचते रहता कि किस किस की भलाई करूं, किस किस को जॉब दिलवा दूं। शिमला में तो कितना ज्यादा स्ट्रांग कंपटीशन होता है। खैर एक बार की बात है, यह अमृतसर गया हुआ था। इसकी मुलाकात इसके एक पुराने दोस्त से होती है, पंकज नाम का, जो कि बचपन में स्कूल इसके साथ पढ़ा करता था। और फिर पंकज के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से पंकज ने यह रविंद्र वाला स्कूल क्लास 5th के बाद छोड़ दिया था और एक सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो क्लास 5th के बाद आज उसकी मुलाकात पंकज से हुई थी। रविंद्र ने देखा, उससे पूछा कि क्यों भाई सब ठीक है कि नहीं, क्या कर रहे हैं आजकल। तो पंकज बड़ा परेशान सा और रोने जैसा हो गया। रविंद्र ने बोला कि क्यों टेंशन ले रहा है। पंकज ने बताया कि बहुत समय हो गया है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कोई अच्छी जगह पर काम मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैंने सुना हूँ कि तू एक अच्छी जगह पर नौकरी करता है, हो सके तो वॉचमैन की ही जॉब दिला देना यार। लेकिन मैं यह सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करना चाहता हूँ। इस बात से रविंद्र का मन बहुत पिघल गया। रविंद्र ने सोचा, कहा यार यह लड़का मेरे साथ स्कूल पढ़ा करता था, मेरे साथ एक ही बेंच पर बैठा करता था, आज मैं इतनी अच्छी जगह पर अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, मैं इसकी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकता जो मुझसे एक वॉचमैन की नौकरी मांग रहा है। बस फिर क्या था, शिमला आया और उसने अपनी थोड़ी घड़ियां घुमाया। इसको पता चला कि जो लोग इतना अच्छा ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं और उनको इंस्टेंट नौकरी की जरूरत है, उन्हें डिलीवरी बॉय की जॉब मिल सकती है ऑनलाइन। बहुत सारी फूड कंपनी है जो एप्स चलते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं नाम क्या लूं, इसमें वहां पर उसको नौकरी मिल सकती है। तो इसने फटाफट पंकज को फोन लगा और बोला कि एक भाई नामी फूड डिलीवरी कंपनी है, ऑनलाइन में उनका ऐप है, बहुत फेमस, उसका नाम भी बताया, हम उसका नाम रख देते हैं टोमेटो। बोला कि टोमेटो में काम करेगा क्या? इसने बोला हाँ हाँ भाई बिल्कुल करूँगा, दिला दे यार। तो बस वह आ गया। अब आया तो शुरू में रविंद्र के घर पर ही रुका। यह बड़ा खुश हुआ, यार यहाँ पर रह के मतलब अच्छा खासा फ्लैट था, और चंडीगढ़ के गांव में तो बेचारा झोपड़ी में रहा करता था। खैर रविंद्र के साथ कुछ दिन रहने के बाद इसको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा, क्योंकि रविंद्र की लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गई थी। उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया था, कुछ दोस्त ऐसे भी आते थे जो पंकज को जज कर लेते थे। इसलिए पंकज ने बोला कि अब भाई थोड़ा बहुत सेविंग हो ही गई है, काम करते करते मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं, इतने पैसे बचा ही लिया हूँ कि एक छोटा मोटा रूम मिल जाए, कोई चौल में दिला दे, अच्छा हो जाएगा। तो बस चौल के बारे में पता किया गया और इसको ठीक ठाक रूम ऐसा मिल गया।
जहां पर पहले से कुछ लड़के रहते थे जॉब करने वाले, शेयरिंग जैसे इसको मिल गया। अब कोई टेंशन नहीं, लाइफ पूरी तरह से सेट थी। कुछ ही दिनों बाद इसने डिसाइड किया कि मैं दिन में नहीं रात में फूड डिलीवरी का काम करूंगा। दिन में क्यों नहीं, क्योंकि दिन में ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, दिन में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। यह फूड डिलीवरी वालों का भी रात में थोड़ा कम लोग ड्यूटी करते हैं और ऑर्डर ज्यादा आते हैं। रात बेरात लोगों को भूख लग जाती है तो मोबाइल उठाए, ऐप खोले, ऑर्डर कर दिए कि हाँ हमको यह खाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो बस इसी हिसाब से इसने नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू किया। अब इस नाइट शिफ्ट में काम करते करते 8-10 दिन हुए ही थे किसकी जिंदगी में आई एक अजीबोगरीब रात। इसके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही अब तक फील हो रहा था। रात में तकरीबन 1200 बजे के आसपास इसके मोबाइल ऐप में दिखाता है कि आपको एक ऑर्डर लेकर वडाला पहुंचना है। इसने बोला अरे यार बुरा फंस गया, रेस्टोरेंट है दादर में, मतलब कि इसको दादर से फूड उठाना है और दादर से वडाला लेकर जाना है। इसके पास बाइक भी थी, जी हाँ, पैसों की सेविंग से कहो जैसे भी कहो, इसने बाइक खरीद लिया था क्योंकि काम भी तो करना जरूरी था। बस यह टाइम पर पहुंच गया दादर के उस रेस्टोरेंट में, फूड उठाया है और 30 मिनट का रास्ता लगभग वडाला पहुंचने का था। यह बाइक भगाते भगाते टाइम पर वडाला भी पहुंच गया। जिस बिल्डिंग से यह ऑर्डर आया था वह बिल्डिंग के सामने अपनी बाइक खड़ी करते हुए उस बिल्डिंग को बड़े ध्यान से देखने लगा। सोचा कि यार कितनी जर्जर हालत में यह बिल्डिंग है। खैर बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी हालत बड़ी गई गुजरी सी दिखती है। डर लगता है कि भैया गिर ना जाए। छोटी जगहों पर ऐसा नहीं होता है सिस्टम, बड़े शहरों में तो मैंने कि बहुत देखा हूँ, आपने भी देखे होंगे। हो इसको भी यह वैसी ही बिल्डिंग दिखाई दी। लगभग 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी, इसमें लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ी से ही चढ़ के जाना था। ऑर्डर था 4th फ्लोर के रूम नंबर 306 का। यह सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ा सीढ़ी चढ़ते 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 यह सीधे पहुँचा है 4th फ्लोर के 47 के सामने। देखा कि अरे यह क्या है, ताला लगा हुआ है। दरवाजा खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर खटखटाया, कोई रिस्पांस नहीं। कस्टमर को फोन लगाया, जो नंबर इसमें लिखा हुआ था जो डिलीवरी में डालो आप, उसमें अपना नंबर भी डालना होता है। नंबर भी रहता है ना, तो नंबर में फोन लगाया तो घंटी भी नहीं जा रही है और आउट ऑफ कवरेज एरिया और स्विच ऑफ जैसा भी कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ एक बीप जा रही है, पीप 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 पीप। यह इरिटेट हो गया खड़े खड़े। यह लगभग 20 मिनट तक वहाँ पर खड़ा रहा। इतने में उसको दिमाग आया कि चलो यार, अब मैं अपने कस्टमर केयर को फोन करके बोलता हूँ कि कस्टमर तो है नहीं घर पे और मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रहा है। उसने फोन लगाया तो कस्टमर केयर वालों ने बोले कि एक काम करो, वहीं पर थोड़ा सा वेट करो, हम कस्टमर को फोन लेने की कोशिश करते हैं, अगर वह नहीं होगा तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, फिर लौट जाना। यह खड़े रहने लगा। अब कस्टमर केयर वालों ने फोन काट दिए थे इसको खड़े खड़े। यहाँ पर लगभग 25 मिनट हो चुके थे और रात के लगभग 2 भी बज रहे थे। एक अंकल जी 67-70 साल के आसपास के, पता नहीं उनकी रात में कैसे नींद खुली होगी। अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वह था रूम नंबर 301-306 के डायगोनल अपोजिट। अंकल जी बाहर निकले और इस लड़के को देखकर बड़ा शॉक्ड हुए। बोली क्या हो गया भाई, यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हुए हो? पंकज बोलता है कि कुछ नहीं, 306 वालों ने खाना बुलाए थे, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, आपको पता है क्या कि वह कहाँ गए? अंकल जी शॉक्ड, बड़े हैरान। गोइथॉन का चेहरा देखते फिर दरवाजे की तरफ। अंकल जी के चेहरे की रंगत पूरी उड़ सी गई। पंकज ने बोला क्या हो गया अंकल जी, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? अंकल जी बोलते, भाई पक्का है तुमको ऑर्डर 306 से ही आया है ना? यह बोलता है हाँ हाँ अंकल जी 306 से ही आया है। अंकल जी बोलते हैं नहीं नहीं
वापस से चेक कर लो, यह अपने जो पॉलिथीन रखी हुई थी उससे वो बिल भी निकालता है, उसमें वही एड्रेस लिखा हुआ था, यही 306 का अंकल जी को दिखाते हुए कहता है, देखो अंकल जी 300। अंकल जी और भी ज्यादा शॉक्ड बोले, यह कैसे हो सकता है बेटा। इतने में पंकज का मोबाइल बजता है, टिलिंग टलिंग टलिंग ट्रिंग। ये फोन उठाता है, कस्टमर केयर से फोन था। कस्टमर वाले बोलते हैं कि हमारी बात हुई है प्रियंका मैम से, जो कस्टमर है आपकी, वह कह रही है कि वह अपने घर पर ही है, आप वहाँ पर हो नहीं क्या। इसने बोला नहीं नहीं, मैं उनके घर के सामने ही खड़ा हूँ और ताला लगा हुआ है, मैं बहुत देर से नॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। कस्टमर केयर वाले बोलते कि वापस से नॉक करो, वो अंदर ही है। उन्होंने क्लियर बताई, यह फोन काट दिया। सामने बूढ़े अंकल बड़े ध्यान से फोन की बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। अंकल जी बोलते, क्या हुआ, कौन था। पंकज बोलता है कि कुछ नहीं। कस्टमर केयर वाले बोले कि प्रियंका मैम अंदर ही बैठी हुई है। बूढ़े अंकल जी की और हवा टाइट हो गई। बोलता है, अंकल क्या हो गया, इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हैं आप। अंकल जी बोलते, बेटा तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जितनी ताकत है ना उतनी फुर्ती से यहाँ से निकल। यह बोलता है, क्यों अंकल क्यों निकल ले। यह थोड़ा डरपोक टाइप का भी था। अंकल जी के ऐसे चेहरे के हाव भाव, यह माहौल, यह बिल्डिंग की अवस्था इसे पल पल डरा रही थी। अंकल जी बोलते हैं कि बेटा ज्यादा सवाल मत कर, तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। अंकल जी के मुंह से जैसे यह बात सुना, जान प्यारी है तो इसकी जान तो और सूख गई। वहाँ से उसके पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन अगर यहाँ से भागता तो इसका रिकॉर्ड खराब होता और यह बहुत डरता था अपनी नौकरी छीनने से। अंकल जी फिर से कहते हैं कि जिस घर का तू ऑर्डर लेकर आया है उसके बारे में तुझे कुछ पता भी है। यह बोलता है, नहीं अंकल मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर से ऑर्डर लेकर आया हूँ। अंकल जी बताते हैं कि बेटा बात यह है कि 406 में प्रियंका नाम की ही लड़की रहा करती थी, लेकिन अब नहीं। यह बोलता है कि अब नहीं मतलब। अंकल जी बताते हैं कि लड़की ने 3 महीने पहले पंखे में खुद खुशी कर ली है। बस जैसे यह बात पंकज ने सुना, उसके पैर इतनी बुरी तरह से कांपने लगे, ऐसा लगा कि पैर उसके साथ छोड़ देंगे और मुंह के बल जमीन में गिर जाएगा। अंकल जी इसे देखकर और भी ज्यादा घबराने लगे, क्योंकि यह भी बहुत घबरा रहा था। डर डर में जो हमको पसीना निकलता है उसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है, जिस हार्मोन की स्मेल की वजह से हमारे आसपास भी कोई होता है ना तो वह भी डरने लगता है। तो वही हार्मोनल माहौल यहाँ पर बना हुआ था। यह भी डर रहा था, अंकल जी भी डर रहे थे, अंकल जी भी डर रहे थे, यह भी डर रहा था। उतने में ही 306 से खटखटाने की आवाज सुनाई दी बहुत जोरों से। अंकल ने बोले, इसकी यह कितने दिनों से दरवाजा बंद था, यह खंडरई कैसे चले गया। दिन में भी इस कमरे के सामने में कोई 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, फटाक से कोई निकलता है। यहाँ पर अंदर कोई नहीं हो सकता, बेटा तू भाग। जैसे अंकल जी ने बोले, बेटा तू भाग बोल के अपने कमरे के अंदर घुसने की कोशिश की है कि 306 से एक लड़की की इतनी जोर से चीखने की आवाज आई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यह वहाँ पर ब्लैंक सा हो गया। अंकल जी ने धक्का दिए हैं और यह लड़खड़ाया और अपने थोड़ा होश में आया। अंकल जी अपने कमरे में भागे और यह सीढ़ियों की तरफ भागा, भागते 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 नीचे। अब नीचे अपनी बाइक निकाल रहा है। बाइक इसको भारी लग रही है क्योंकि हाथ पैर सब शून्य हो चुके हैं। बाइक की किक मार रहा है। किक मारते मारते नजर पड़ गई 4th फ्लोर में, शायद उसी फ्लैट की बालकनी में। क्या पाता है कि उसकी स्लाइडिंग के पीछे लाइट्स चालू है। एक औरत खड़ी हुई है जिसकी यहाँ की यह वाली जो हड्डी है वो टूटी हुई है, पूरी ऐसी उखड़ी हुई है। वो लड़की इसे देखकर स्माइल कर रही है। यह देखता ही रह गया, रुक गया, किक मारते मारते थम गया। वह लड़की बाहर आई, इसकी तरफ घूरी और एकदम पतली आवाज में बोलिए, खाना कहाँ है मेरा। इसने जैसा ही यह सुना है, एक और जोर से किक मारा। बाइक स्टार्ट हुई और लहराते हुए बाइक स्टार्ट हो गई और लहराते हुए, क्योंकि डर गया अचानक से इसको देख के, इतने डरावने तरीके से बोली है। और
वो दिख भी बहुत स्केरी रही थी, जिसकी यहाँ की पूरी हड्डी टूट के ऐसी उखड़ी हो। वो कैसा दिख रहा होगा, इसका संतुलन खो गया और उसने बाइक घुसा दिया सामने की एक पेड़ में। फिर क्या था, आवाज जोर से हुई, चीखना चिल्लाना भी हुआ था। सोसाइटी के लोगों की नींद खुल गई। इसको लेके गए होंगे हॉस्पिटल। यह बेहोश रहा डर के मारे। जब जागा तो सुबह सुबह के 4 बज रहे थे और इसका दोस्त इसी के पास खड़ा हुआ था, रविंद्र। क्योंकि रविंद्र का नंबर मोबाइल से मिला होगा किस्मत से। मोबाइल इसका सिंपल वाला था और ऐसा कोई पासवर्ड भी लगा के नहीं रखा था। तो लोगों ने देखे और मिल गया और रविंद्र को बुला लिया, सुखदीप को। जब इसने पूरी बात बताया तो उसने बोल दिया, भाई देख ले, अगर तेरे साथ सचमुच में एक कांड हुआ है तो काम करना है कि नहीं करना है, यह वाला। इसने बोला कि कसम खाता हूँ यह काम तो नहीं करूँगा, अब वापस भले ही गांव जाना पड़े। फिर क्या था, अगले दिन से इसने वह काम छोड़ दिया। अभी भी शिमला में रहता है, कुछ दूसरा काम कर रहा है, अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सब ठीक है, कोई डर, कोई ऐसा माहौल नहीं है। रात बरात भी कहीं जाता नहीं है, क्योंकि मन में यह दहशत बैठ गई ना, इतना खतरनाक कांड हो गया। इसने वापस से उस बिल्डिंग में दिन में अगर पता करने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया लोगों को, लेकिन लोगों ने यही कहे कि क्या बात कर रहे हो भाई, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, फालतू की बात तुम अलग से कर रहे हो। वो 306 ना जाने कितने समय से बंद पड़ा हुआ है, उसमें प्रियंका नाम की लड़की रहती थी, वो नहीं है, अभी मर गई है। वह जितनी बार भी सुनता है वह मर गई है, वह मर गई है, वह उसको उतना ही वो डर लगता है। खैर, समय हर तरह के घाव भर देता है, इसका भी भर गया होगा। लेकिन कई घाव ऐसे भी होते हैं जो अपने दाग जिंदगी भर तक के लिए छोड़ के चले जाते हैं। यह घाव भी कुछ ऐसा ही था, डर हमेशा हमेशा के लिए मन में छोड़कर चला गया। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रविंद्र ने दी। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी है एक डरावने बाइक वाले के साथ घटी घटना के बारे में। यह घटना बड़े ही खतरनाक तरीके से 2015 की एक रात 3 दोस्तों के साथ बिहार के एक छोटे से गांव के पास घटी थी। चलिए चलते हैं से कुछ साल पहले और जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। कुछ साल पहले बिहार के समस्तीपुर शहर में यह परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। कौन सा परिवार, बताता हूँ। इस परिवार में कुल कितने लोग थे आप लोग काउंट कर लेना, मैं नाम बता रहा हूँ। राजन, पुष्पक, मम्मी पापा चाचा और राजन और पुष्पक के जो दादा दादी थे वो समस्तीपुर से लगभग 6 घंटे की दूरी पर एक गांव था, एक बहुत छोटा गांव, वहां पर रहा करते थे। बेसिकली यह सब लोग वहीं के रहने वाले थे, लेकिन काम पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में सब अलग अलग निकल के अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। तो यहाँ पर समस्तीपुर में यह परिवार रह रहा था। एक दिन खबर मिलती है कि गांव में राजन और पुष्पक के जो दादाजी हैं उनका देहांत हो गया है। यह वो टाइम था जब राजन के क्लास 12 के एग्जाम चल रहे थे और जिस दिन यह खबर मिली ना, मतलब रात में खबर मिली और अगली सुबह इसका मैथ का पेपर था। घर वालों में अफरा तफरी मच गई कि कैसे यार, अच्छे खासे थे, कैसे इतनी जल्दी चल बसे। तबीयत भी कुछ खराब नहीं थी। पता चला कि अपने घर के आंगन में बैठक चाय पी रहे थे और अपनी घरवाली से यानी कि राजन की दादी जी से टोस्ट मंगाए। दादी जी टोस्ट लेने के लिए अंदर गई है और बाहर आई तो देखे कि ऐसे ही बैठे हुए हैं कुर्सी में और चाय पूरी ऐसी नीचे गिर रही है। कब से बस उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो इधर घर पर अफरातफरी मच गई कि जाना पड़ेगा, क्या हो गया, कैसे हो गया। राजन अपने दादाजी के बहुत ही ज्यादा करीब था, लेकिन क्लास 12 के एग्जाम कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ना, आप लोगों को तो पता ही होगा, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसके पापा ने बोल दिया कि देख बेटा रखे, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, तू अपना मैथ का पेपर दे ले, फिर तेरी 5 दिन की छुट्टी, ऐसा को जितने भी दिन की छुट्टी है
ना तू मैथ्स का पेपर देके अगले दिन निकल। वैसे भी दादाजी का अंतिम संस्कार अभी सुबह नहीं होने वाला है, उनका अंतिम संस्कार अगली सुबह होगा, क्योंकि अपने कुछ रिश्तेदार इंडिया से भी बाहर रहते हैं, तो आने में सबको टाइम लगने वाला है। तो तू भी अपना पेपर ऊपर दे ले और पेपर देके अगले दिन निकल। सुबह सुबह जल्दी निकल जाना, 4 बजे करीब निकल जाना, ताकि अंतिम संस्कार के टाइम तक तू गांव पहुंच जाए। ऐसा बोल के राजन के पापा, पुष्पक, मम्मी, चाचा सब लोग गाड़ी किए और समस्तीपुर से गांव की तरफ निकल गए। राजन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज एग्जाम का दिन था। स्कूल गया, एग्जाम लिखा है, फिर घर पर आया तो बहुत टेंशन में पापा जी को फोन लगाया। पापा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, प्लीज कुछ बताओ ना, मैं आना चाहता हूँ। पापा ने बोले, देख थोड़ा आराम से, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तू टेंशन मत ले, तू आ जाना। एक काम कर, अकेले मत आना। मैंने आते आते सोचा इतनी दूर अकेले गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, बाइक से मतलब बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, बाजू वाले जो राजू भैया है उनको फोन करके बोल देता हूँ कि राजू बेटा, यह मेरे बेटे को लेके आ जाना, हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो गया है। ऐसा बोल के पापा ने फोन काट दिए और राजू को फोन लगाए और उसको समझा दिए कि कब निकलना है, कैसे आना है। राजू के घर पर भी बाइक थी और यहाँ राजन के पास भी बाइक थी, लेकिन पापा ने राजन को अलाव नहीं किए 5 घंटे अकेले कंप्लीट करने के लिए। क्लास 12 में ही था, छोटा ही था, सही किए, ऐसा अकेले अलाव नहीं किए, लेकिन नहीं जानते थे ना कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। खैर, होता कुछ ऐसा है कि राजन एग्जाम देख तो आ गया था, लेकिन बैठा बैठा बड़ा परेशान हो रहा था। दादाजी की हर पल उसको याद आ रही थी, उससे रहा नहीं गया। 6 बजे के आसपास बाजू वाले राजू भैया के घर पर पहुंच गया। भैया भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो। भैया है कि दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। फिर जब लगभग 15 मिनट तक खटखटाया है तो उठ के आया एक दूसरा लड़का। अंदर से कोई दूसरे ही लड़के ने दरवाजा खोला और अंदर से बड़ी भयंकर स्माइल आ रही थी, दारू की। इसने बोला कि राजू भैया का है। वो लड़का बोलता है, रे अंदर ही आओ। वो अंदर गया तो देखा कि लू भैया तो पीने में मशगूल है और एकदम धुत बैठे हुए हैं। इसने बोला कि भैया आपकी पापा से बात हुई होगी ना, पापा ने बोले थे कि गांव जाना है, दादाजी की मृत्यु हो गई है, बाइक से चलना है। हमारी बाइक से चलेंगे, लेकिन आप पीपा के ऐसा बैठे हुए हैं। तो ये बोलता है कि अरे अपने को तो सुबह जाना था ना। अंकल जी ने बोले कि 5 बजे निकल जाना, तो मैं अभी शाम को पी रहा हूँ, सुबह तक उतर जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यह बोलता है, भैया मेरे को दादाजी की बहुत याद आ रही है यार, प्लीज चल लो ना। ऐसा बोलक ना राजन की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह चीज राजू को देखकर वैसे भी नशे में तो था, उसको देखकर रहा नहीं गया, थोड़ा वह भी भावुक हो गया। वह भी राजन के साथ रो पड़ा, बोला कि तेरे दादाजी मतलब मेरे दादाजी ऐसे ही चलेंगे, अपने को कभी इतनी नहीं चढ़ी है कि अपन पी के गाड़ी ना चला सके। क्या बोल सुन रहे हो, कभी इतनी नहीं चढ़ी है कि पी के गाड़ी ना चला सके। बहुत सारे लोगों के यह जो होते ना कमेंट्स होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसी बात, लेकिन फिर क्या होता है, पी पाके गाड़ी चलाते हैं और घुसाते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उनके परिवार वालों को। वह तो अपना सिर फुटा के घर पर लेट जाएंगे, बिस्तर में अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, लेगा कौन घर वाले तो। खैर, इसने बोल दिया कि चल भाई, तेरे दादाजी मतलब मेरे दादाजी, मैं ऐसे ही ले चलूंगा यहाँ से। दूसरा दोस्त भी जो राजू के घर पर बैठ के पी रहा था, वो भी बोलता है कि भाई तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चल पड़ता हूँ, बाइक तो अपनी अच्छी बड़ी है, बुलेट है, चल पड़ेंगे, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा बोल के यह भी तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो कोई दूसरा लड़का खड़ा था जिसने यह बोला कि मैं भी चलता हूँ, उसने नोटिस किया कि यह बड़ा बहुत भावुक हो रहा है। राजन को बोल दिया उसने कि राजन भाई 2 पैक मार ले, भावनाएं सारी कंट्रोल में आ जाएगी। राजन ने बोला कि नहीं
भैया मैं यह सब नहीं करता। उस लड़के ने राजन को इतनी जबरदस्ती किया कि पी ले, तेरे को टेंशन खत्म हो जाएगा, पी ले पी ले। राजन ने पी ही लिया। 1 पैक 2 पैक 3 पैक 3 पैक में तीनों टाइट है देखो। अब इन लोगों ने बाइक उठाए हैं और निकल पड़े। इस समय 8 बजे का आसपास का टाइम हो रहा था, अंधेरा हो चुका था, मस्त बाइक चल रही है इनकी हाईवे में। थोड़ी दूर जाके लगभग 9:30 बजे के आसपास अचानक से राजू बाइक रोकता है, बोलता है यार मजा नहीं आ रहा है, आगे एक और दुकान पड़ने वाली है, इसके बाद नहीं पड़ेगी, एक 2 पैग और मार ले। क्या रकी बोलता है नहीं भैया प्लीज जल्दी चल लो। आप क्या बात कर रहे हो, कितनी पिएंगे, अब पी तो लिए हैं ना, बोलता है नहीं एक पैग और मार लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा, मस्त माहौल में पहुंचेंगे। ऐसा बोल के वो बाइक को बढ़ा लिया उसने ठेके की तरफ। एक पैग और मार लिए। बेशर्म को शर्म भी नहीं आई। ठीक है, पीने के बाद फिर ये लोग सवार हुए और फिर सीधे जाने लगे। अब हाईवे से ना एक रास्ता लेफ्ट की तरफ कटता, लेफ्ट की तरफ कटते से ही एक नहर पड़ती। वह नहर के रास्ते से इनको वह गांव पहुंचना था, लेकिन यह लोग इतने धुत थे। किस्मत अच्छी थी कि उस दिन हाईवे खाली था। ये सीधे चल ही रहे हैं। वो लेफ्ट वाला रास्ता कहाँ है वह मिला ही नहीं, वो बिल्कुल गायब सा हो गया। नशे में समझ में नहीं आ रहा है ना। 8-10 किलोमीटर आगे पड़ गए, फिर रियलाइज किया रे यह गांव तो नहीं आता था यार, वह गांव जाने में हम किधर आ गए। राजन बोलता है भैया लगता है आगे आ गए, वो नहर वाला रास्ता भी नहीं मिला है, यूटर्न ले लो। यूटर्न लिए हैं, फिर यूटर्न इतना 10-12 किलोमीटर घूम के आए, फिर दिखा वो रास्ता। अरे यार यह नहर वाला रास्ता था, नहर की तरफ ले लिए हैं। अब इतने नशे में है। अब देखो हाईवे में तो लाइट होती है, नहर वाले रास्ते में कौन सी लाइट रहेगी। एक छोटे से गांव जाने वाले रास्ते में जरूरी नहीं है कि बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगी रहेगी, यहाँ पर नहीं थी। यह लोग नहर के ऊपर वाले पुल के ऊपर से जा रहे हैं अपना मस्त। अचानक से उससे कान के पास कोई कीड़ा भिना आता हुआ है जो गाड़ी चला रहा है। राजू उसके कान के पास एक कीड़ा पी करके आया और उसने पूरी बाइक ऐसी धाड़ करके नीचे ही पेल दिया। अब वो नहर में नीचे पानी नहीं, सूखा हुआ। बाइक इतनी गंदी तरीके से गिरी, इतनी गंदी जितनी पिए हुए थे ना, पूरी उतर गई। बाइक के आगे का जो मडगार्ड होता है वह टूट फूट गया। अब ये अपने आप को संभाल रहे तीनों कपड़े अपडेड़ा रहे हैं, बाइक उठाने में लगे हुए हैं। कितने में राजन की नजर पड़ती है अपने पीछे की तरफ। यह लोग यहाँ गिरे समझ लो। उठते उठते पक्की की नजर पीछे की तरफ पड़ती है, क्या देखता है कि हमारे पीछे की तरफ एक औरत खड़ी हुई है। सलवार सूट पहनी, काले रंग का सूट, लाल दुपट्टा सर पर रखी हुई, एक टोकरी। उसका जो लाल दुपट्टा है ना, वो एक कांटे का पेड़ है वहाँ पे फंसा हुआ है, और वो एक हाथ से टोकरी पकड़ी हुई है और एक हाथ से अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश कर रही है। राजन अपने कपड़े झाड़ते झाड़ते उस औरत को देख रहा है कि यहाँ पर तो अच्छों की भी फट जाए, यह औरत अकेली यहाँ पर क्या कर रही है कि इतने में वह औरत अपना दुपट्टा छुड़ाना बंद करती है। स्लो मोशन में इसकी तरफ देखती है, दुपट्टा वहीं पर छोड़ती है, फिर से घूरी, इसको हाथ उठाई, अपनी टोकरी से एक कोयता निकाली है और जैसे इसकी तरफ ऐसा हल्का सा बढ़ी है। राजन ने सीन यहाँ पर बनने वाला है। राजन ने चिल्लाया राजू भैया बाइक उठा के भागो, पीछे औरत हमको मारने आ रही है। बस वो रथ ऐसा दौड़ना शुरू करी है कि इनके अंदर भी ताकत आ गई। इनने फटाक से अपने बुलेट उठाए, किक मारे बैठे तीनों धक करते हुए निकलने लगे। लेकिन वो औरत थमेगी क्या? वो औरत उसी रफ्तार से दौड़ने लगी। स्टार्टिंग में बुलेट 20 से और अब 80 की रफ्तार में बुलेट चल रही है उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में धड़ंगधू। लेकिन वो औरत भी उतनी स्पीड से दौड़ रही है, लगभग इनके बराबर। इनका दिमाग खराब हो गया इसने और तेज किया और अपनी गाड़ी रोड के अलावा कहीं और ही पेल दिया।
कहीं और ही घुसा दिया। इन लोगों को दिखाई दिया सामने एक घर है। ये औरत तो भाग ही रही है, सामने एक घर है, और तेज किया और गाड़ी को लहरा हुए सामने वाले घर में एक बांस का जो गेट होता है वो लगा हुआ था, उसी के ऊपर धाड़ 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 करके तोड़ के सीधे अंदर मुंह के बल फिर से तीनों गिरे। अब इतना किसी के घर का बाउंड्री सब तोड़ फोड़ के तुम अंदर घुसे हो तो सामने वाले भी तो कोई ऐसे सुन्न सपाटा नहीं बैठे हुए हैं ना। उस घर की एक औरत दरवाजा खोल के बाहर निकली, बोली कौन हो तुम, क्या हो गया तुमको। ये झटपट हुए उठे और बोले प्लीज हमको बचा लो, वो औरत हमको मार डालेगी। ऐसा बोलते हुए वो सीधे से घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसे तो क्या पाए हैं, 15 औरत ऐसा सर्कल बना के बैठी हुई है। बीच में उनकी एक बड़ी खतरनाक आकृति बनी हुई है, एक शैतानी आकृति। सभी औरतों के बाल खुले हुए हैं, बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है, साड़ी पहनी हुई है। इन सभी औरतों के सामने इतना बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है, खुरदुरा वाला। वो सभी औरतें उसमें नाखून घिस रही है। यह जैसे यहाँ पर घुसे हमको बचा लो बोलते हुए घुसे हैं। यहाँ का माहौल देख के यह शून्य पड़ गए। इतने में वो औरतें घिसते घिसते इनकी तरफ देखी, बोली कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए, वरना हम तो तुम्हारी तलाश में बाहर आने वाले थे। ऐसा हाथ जैसी की है, उनके हाथ के ऐसे लंबे लंबे खतरनाक डरावने सड़े हुए नुकीले नाखून देखकर इनकी हवा टाइट। वो औरतें एक साथ 15 की 15 औरत इतनी जोर से चिल्लाई है, उनसे जोर से ये लोग चिल्लाए और फिर भागते हुए बाहर दौड़ना शुरू किए। पीछे से शायद वो सब की सब इनकी तरफ दौड़ना शुरू किए। किस्मत इनकी कितनी अच्छी है। अब मैं बताता हूँ, इनके चाचा जी इसी घर के थोड़ी आगे एक और घर था, वहाँ पर ना सुबह अंतिम संस्कार होने वाला था ना दादाजी का, तो उनके लिए अपने दोस्तों के साथ लकड़ी लेने के लिए आए हुए थे। उनको आवाज आई कि कोई लड़के चिल्ला रहे हैं क्या आसपास चाचा जी, और उनके दोस्त दौड़ पड़े वह आवाज की तरफ दौड़े हैं तो क्या देखे, अरे यह तो मेरा भतीजा राजन और उसके दोस्त राजू और कोई तो भी है, मोहल्ले का ही है। चाचा ने बोले तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1 मिनट पिए हुए हो क्या, ये बोलता है। अरे चाचा हमको बचा लो, हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है, हमको मार डाली, बड़े गंदे गंदे नाखून लेकर हमको खत्म कर दे, हमारी बाइक ठुक दी, यह कर दी वो कर दी। चाचा ने बोले शांत किधर है, चलो लेके गए। चाचा जी को क्या देखते हैं, जिस घर के सामने इनकी बाइक पड़ी हुई है ना उल्टी, वह घर तो घर ही नहीं है, वह घर खंडार है, कोई औरतों का कोई नामो निशान नहीं। चाचा जी ने पहले राजन को लगा तड़ाक से चमा, बोले तू इतना बड़ा हो गया तू पिएगा, दादाजी मर गए हैं, इतने क्लोज तेरे से, इतना प्यार करते तेरे से, और तू पीपा के ऐसे आ रहा है, शर्म नहीं आई एक बूंद की भी, बेशर्म कहीं के, चल मेरे साथ कार में बैठ के, यह मेरे एक दोस्त है वो बाइक लेके आएगा, चल सीधे। सब राजन को राजू का जो एक दोस्त था इनको बैठाया अपने कार में और उधर गए हैं लेके। लेकिन रात भर यह लोग सोचते रहे साला वो सच्चा तो था कांड, चाचा जी के सामने वो घर कैसे गायब हो गया, वो औरतें क्यों नहीं दिखाई दी, सुबह जाएंगे देखेंगे। सुबह दादाजी का अंतिम संस्कार होने के लिए जो शमशान घाट गए हैं तो लौट रहे थे, तो उसी रास्ते के नजदीक से लौट रहे थे। यह तीनों ने बोले कि चलो उस तरफ चलकर तो देखते हैं। यह तीनों होली उस तरफ नहर के पास गए तो क्या देखे, मड घट टूटा पड़ा है वहीं पर, मतलब कांड तो हुआ था। थोड़ी आगे नजर घुमाए तो क्या पाए, कांटों के पेड़ में लाल दुपट्टा फंसा हुआ है, बस वहीं पर तीनों की जान सूख गई। यह तो सही था, पिछली रात को जो कुछ भी हुआ वह हमारे नशे का असर नहीं बल्कि कोई सच्चा भूतिया कांड था। उसके बाद लौटे हैं और कसम खा लिए हैं कि आज के बाद जीवन में कभी पीपा की गाड़ी को हाथ भी लगा दिए तो हमारा हाथ काट डालना, बस जिंदगी अच्छी हो गई, एक सीख मिल गई। लेकिन हर सीख मिलने के लिए आपके साथ कांड होना जरूरी नहीं है ना, कहानी सुन के भी सीख मिल जाती है, मिली ना। आज आपको ऐसी कोई गलती आप कभी मत करना, भूत प्रेत से नहीं तो दुर्घटना से ऐसा हाल हो जाएगा।
ये पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि पुष्पक ने दी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आज की दोनों कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। तो वीडियो लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।